हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम पुष्प एंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये मेनली आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 30 35 तक आपका दिया हुआ है। जो हमारे मेन आर्टिकल्स है वो है हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32। पहले मैं इसके अंदर कुछ बेसिक जो क्वेश्चन इसमें आते हैं पहले वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये आर्टिकल आज की क्लास में कवर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं, इन सब के ग्रुप को हम बोलते हैं राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी। अब हम इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले सोर्स, जो हमारा सबसे पहले कौन से पार्ट में है, जो हमें बेसिक क्वेश्चन हमें पहले पूछे जाते थे, अब कम पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, बट हमें पता होने चाहिए। बहुत आपको भी ये पढ़ रखा होगा। सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे पार्ट 3 में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सेकंड थिंग, सोर्स, कहाँ से हमने सोर्स किया है फंडामेंटल राइट्स को, हमने लिया है यूएसए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड उसको अपने सोसाइटी की, जैसे हमारी सोसाइटी इंडियन सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग हमारे कम्युनिटीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको ढाला है फंडामेंटल राइट्स को। ये नहीं यूएसए का जैसा है हमने वैसे ही उठा के रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा हर एक पर्टिकुलर रिलीजन, हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, हर एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके हमने एक फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई किया है एंड उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने डाला है। कौन से उसमें डाला है? पार्ट 3 के अंदर डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, एंट्रेंस में भी आते हैं, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा कौन है? फंडामेंटल राइट्स है। मैग्ना कार्टा कौन है? हमारे फंडामेंटल राइट्स है। देन उसके बाद हमारे इसके जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, क्या ये जस्टिसिएबल है? इज इट जस्टिसिएबल? सबसे पहले जस्टिसिएबल का मीनिंग क्या है? जस्टिसिएबल का मीनिंग ये है कि क्या अगर मेरे जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो मुझे आर्टिकल्स दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर पार्ट 3 के अंदर, क्या मैं, अगर मुझे गवर्नमेंट नहीं देती है तो कोर्ट में जाके क्या मैं इनकी मांग कर सकता हूँ? क्या आप कोर्ट में इनकी जाके मांग कर सकते हैं? आर्टिकल 12 की, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, 16, जितने भी आर्टिकल है, क्या उनकी मांग कर सकते हैं? यस। आप फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि नाम ही फंडामेंटल है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट आपको ये नहीं देगी तो आप कोर्ट में जाके इस चीज की मांग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि ये कौन से आइडियल को प्रमोट करती है? कौन से आइडियल को प्रमोट करती है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। अंडरस्टूड? कौन से आइडियल को प्रमोट करती है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। अगर सोशियो इकोनॉमिक आ जाए, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कौन प्रमोट करता है? तो वह डीपीएसपी करता है। वो नेक्स्ट पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 पढ़ाऊंगा मैं आपको, डीपीएसपी पढ़ाऊंगा। तो जो डीपीएसपी है वो आपको क्या करता है? सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। इसमें ये
छोटे छोटे ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। अब अपनी आप जिन जिन के पास बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट जरूर लेके बैठिए मेरी क्लास में, क्योंकि मैं बेयर एक्ट्स में ही पढ़ाऊंगा। अब सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 12 है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है हमारे फंडामेंटल राइट एंड 35 पे कंप्लीट होता है। तो हम आर्टिकल 12 से डिफाइन स्टार्ट करेंगे। अभी आर्टिकल 12 है क्या चीज़, इस पे लिखा हुआ डेफिनेशन, किस चीज़ की डेफिनेशन दी है इसने। इसने आर्टिकल 12 में किस चीज़ की, ये सीधा क्वेश्चन आते हैं कि स्टेट की डेफिनेशन किस आर्टिकल में दी हुई है। आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में किस चीज़ की डेफिनेशन दी हुई है, स्टेट की। स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट, आप ऐसे याद कर लो, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन तो इसमें आर्टिकल 12 में सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनता है कि स्टेट कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है। तो सीधा टिक लगाना है आपको, आर्टिकल 12 में डिफाइंड है हमारा स्टेट। अब क्वेश्चन बनेगा कि स्टेट में क्या क्या चीजें आती है, स्टेट में क्या क्या चीजें आती है। तो मैं जिस पे लाइन कर अंडरलाइन कर रहा हूं, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बेरेक्ट में। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन से, एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, समझ रहे हैं ना इस चीज को। फिर आता है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स और लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट, जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सारी स्टेट्स की, और जितनी भी स्टेट असेंबलीज है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है स्टेट्स की, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आता है। लोकल अथॉरिटीज जैसे एमसीडी, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो एमसीडी आपके आपके जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मतलब वो पंचायत। सो ये जितनी भी आएगी लोकल अथॉरिटीज, और वह अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी और कोई भी प्राइवेट कंपनी जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। इस ये जो मैंने लास्ट में जो बोला ना, इसमें क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको लिखवा देता हूं, प्लीज नोट डाउन कीजिए। स्टेट इंक्लूड्स, फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फिर सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। फिर थर्ड पॉइंट, ऑल लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत्स एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट, ऑल लोकल अथॉरिटीज which are under government, example LIC, ONGC, SAIL, SAIL, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के इसमें एक चीज लिखिए, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इवन अ प्राइवेट बॉडी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, तो वो भी स्टेट के उसके अंदर रहेगी। तो इसमें एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारी अभी न्यू पार्लियामेंट बनी है, जो न्यू पार्लियामेंट है वो किस कंपनी ने बनाई है, टाटा ने बनाई है। तो जब तक टाटा वो पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन कर रही थी, तब तक वो जो टाटा कंपनी वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आई, वो अंडरस्टूड। अब हमारा आर्टिकल 12 कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं हम आर्टिकल 13।
आर्टिकल 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कौन सी पावर देता है आर्टिकल 13 हमारा? जुडिशियल रिव्यू की। आर्टिकल 13 किस चीज की पावर देता है? जुडिशियल रिव्यू की। अब कई बच्चों ने पढ़ रखा होगा जुडिशियल रिव्यू क्या चीज है, कई बच्चे को नहीं पता होगा, तो मेरा बताना तो बनता है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या चीज है? मान लीजिए अब पार्लियामेंट लॉ बनाती है, हमारी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट भी दे दी उस लॉ को, एंड वो हमारे गैजेट में पब्लिश भी हो गया एंड एनफोर्स भी हो गया वो लॉ। तो अगर मान लीजिए वो लॉ जो उन्होंने पार्लियामेंट ने बनाया है हमारे पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है, तो वह लॉ इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशन, वह सुप्रीम कोर्ट वह लॉ क्या कर देगी? रद्द कर देगी। किस आर्टिकल अंदर उनके पास ये पावर आती है? आर्टिकल 13 के अंदर। अब एक बार पढ़ लेते हैं हम ये लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉज। कौन कौन से लॉ अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर, कौन कौन से लॉ आते हैं इसके अंदर। लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा और इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा? वो वही खत्म कर दिया जाएगा। अब कौन कौन से लॉ? आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 में बता रखा है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अप्लाई करने से पहले थे, अगर वह फंडामेंटल राइट से खिलाफ है तो वह रद्द हो जाएंगे। इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट shall be extent of such inconsistency be void। तो वह सिंपली इस सब क्लॉज का मीनिंग ये है कि वह लॉ और रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले इंडिया में चल रहे थे, अगर वह इस पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वह वॉइड होंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे वही के वही। सेकंड, द स्टेट शैल नॉट make any law which takes away or abridges rights conferred by the part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void। सेकंड क्या बता रहा है कि स्टेट मैंने डिफाइन कर दी, स्टेट मैंने आर्टिकल 12 में डिफाइन कर दी। तो अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाएगी तो वह क्या होंगे? वो वॉइड हो जाएंगे। अब थर्ड में क्या बोल रखा है इन्होंने? थर्ड में बोल रखा है लॉ कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। सो लॉ में इंक्लूड होता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट पास करते हैं हमारे, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब सब कुछ इसमें जो है लॉ के अंदर कुछ भी, अगर आपने कोई अपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर ही कोई रूल बना दिया और वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो क्या होगा? तो वह रूल स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। किस बिहाफ पे? कि वह फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो मैं इसके अंदर आपको बता देता हूं, एक बार लिखवा देता हूं। हेडिंग डालिए आर्टिकल 13, इसमें लिखिए इट प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इट प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लिख लिया सबने? अब हेडिंग डालिए इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स
इन द लॉ ऑफ आर्टिकल 13, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 368 के अंदर, क्या वो भी लॉ की डेफिनेशन के अंदर आता है आर्टिकल 13 में? इसमें लिखिए, हेडिंग डाले केशवानंदा भारती केस। ये इसमें क्या हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स बोल रहे कि जो हम अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इस लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता, इस लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल ही नहीं सकती। बट सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में बोला, केशवानंदा भारती केस हेडिंग डालिए, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कि हाँ, जो फंडामेंटल राइट को अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने पास करा है, अगर वह अमेंडमेंट क्या कर रहा है, इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के और वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के, तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को क्या कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल सकती है। सिंपल सा सवाल दिया केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने। अंडरस्टूड? तो हमारा 12 और 13 कंप्लीट हो गया है आर्टिकल। अब आता है 14, इसको बोलते हैं हम राइट टू इक्वेलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं कि राइट टू इक्वेलिटी कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? जी आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये दो वर्ड्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जो ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, जो ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, ये हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा रखा है, एंड जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये यूएस का डॉक्ट्रिन है। ठीक है, जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है ये यूके का डॉक्ट्रिन है, एंड जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो क्या है? वो यूएस का डॉक्ट्रिन है। समझ गए? ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ में और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में क्या फर्क है, ये मैं बताया तो अपनी तरफ से। इक्वेलिटी बिफोर लॉ में ये होता है कि सब समान है, ना उनको अमीरी से मतलब, ना उनको गरीबी से मतलब, ना उनको जवान से मतलब, ना उनको बूढ़े से मतलब। उनको बस ये है कि अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो क्या है, वो इक्वली क्या उन्हें डील करने चाहिए लॉ के अंडर। समझ रहे इस चीज को? कुछ भी उनको कोई मतलब नहीं है, उनके लिए बस एक इंसान है, एंड उनके लिए लॉ क्या है, सबके लिए समान है। पर जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट है उसमें क्या है कि जो सिमिलरली सिचुएटेड है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में जो सिमिलरली सिचुएटेड है, मतलब अमीरों की श्रेणी एक हो गई, मान लीजिए ये 8 लाख से ऊपर कमाते हैं, ये 5 लाख कमाते हैं, तो ये इक्वली ही ट्रीट किए जाएंगे, एंड ये इंटरनली इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। समझ रहे इस चीज को? मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है इसके अंदर। अगर हमारी कंट्री में देखा जाए, भारत में देखा जाए, तो अलग अलग कास्ट है, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज है, तो उनके अंडर इक्वलिटी रहनी चाहिए। उन सबको अगर उनके लिए जो लॉ बना है तो उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनके लिए ही खाली। समझ रहे इस चीज को? फिर आता है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 15 आर्टिकल 15 आता है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं हटा देता हूं एक बार। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
और इसके लिए ये हम फर्स्ट क्लॉज का देखेंगे ओनली, कि सिर्फ इस पे ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पहला तो स्टेट, जो सब क्लॉज दे रखा है गवर्नमेंट के लिए दे रखा है कि गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, पर किस किस बिहाफ पे नहीं कर सकती, सिर्फ रिलीजन पे नहीं कर सकती डिस्क्रिमिनेट, रेस पे नहीं कर सकती, कास्ट पे नहीं कर सकती, सेक्स पे नहीं कर सकती, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं कर सकती, और एनी ऑफ देम, ओनली इन सब पे क्या नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। बाकी इनके अलावा जो भी है उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। ठीक है, पहला जो ये सब क्लॉज है ये तो दिया हुआ है गवर्नमेंट के लिए। अब ये जो दूसरा सब क्लॉज है ये हमारे लिए, सिटीजन्स के लिए, भारतवासियों के लिए। नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशन विद रिगार्ड टू किस चीज के लिए, आपको दिखाता हूं इसके अंदर, with regard to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले टाइम में क्या हुआ करता था कि कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था हमारा, एंड अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग वेल्स, अलग अलग पॉन्ड्स बने हुए थे। वो वही वेल्स एंड पॉन्ड्स यूज़ करते थे अपने कास्ट के लिए, मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग बटा हुआ था। सो सबसे पहले यही चीज़ डाला कि कोई भी वेल, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स और प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, पर क्या वह स्टेट फंड से चल रहा हो, मतलब उसको गवर्नमेंट चला रही हो या फिर वो पब्लिक के लिए हो। मान लीजिए आपने अपने घर में स्विमिंग पूल खोल रखा है, मतलब बना रखा है, प्राइवेट है आपका, एंड कोई पर्सन है कि जी सर मुझे तो इन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया कि हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि वेल्स, टैंक, बाथिंग घाट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, हम तो जा सकते हैं। पर उन्होंने कहा सर आप ढंग से पढ़िए, क्या लिखा है, स्टेट फंड से बना होना चाहिए एंड वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्लॉज, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। पहले मैंने क्या कहा था, डिस्क्रिमिनेशन किस किस चीज पे नहीं कर सकता, वो चीज लिख दी, पर ये एक्सेप्शन है। ये आर्टिकल 13 क्या है, ये है आपका एक्सेप्शन। जो आर्टिकल 13 है ये है आपका एक्सेप्शन, कि जो स्टेट है वो वुमेन के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्या कर सकती है, बना सकती है। अब ये फोर्थ भी एक्सेप्शन है कि स्पेशल प्रोविजन किस चीज के लिए बन सकता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बन सकते हैं। ये एक्सेप्शंस है ये। अब इसके प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन के पहला एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए प्रोविजंस बना सकती है। दूसरा क्या है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। समझ इस चीज को। फिर फिफ्थ भी एक्सेप्शन है, इसमें क्या कह रहे हैं, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ द क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or scheduled caste or scheduled tribes insofar as special provision relate to their admission education institution including private। अब
प्राइवेट एजुकेशन में भी जो रिजर्वेशन है, ये जो क्लॉज है फिफ्थ की, किसके लिए है? ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो रिजर्वेशन है ये उसका है। आप कहते हो कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, पर ये रिजर्वेशन स्टेट देती है, किससे देती है? ये आर्टिकल 14 सब क्लॉज 5 के थ्रू रिजर्वेशन दिया जाता है अदर बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एंड ईडब्ल्यूएस को। इसके अंदर अब ईडब्ल्यूएस भी ऐड कर दिया गया है। समझ गए? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 6 एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है आपका। ये क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए ईडब्ल्यूएस जॉब आ गया है हमारे इसमें। समझ रहे आप इस चीज को? अब हमारा नेक्स्ट आता है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पहला रिजर्वेशन कहां पे था? एजुकेशन में, आर्टिकल 14 में स्पेशल प्रोविजन एक्सेप्शंस में थे, और क्या थे? रिजर्वेशन में। 16 क्या है? रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सिंपली ये याद कर लो। पहला जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है? कि जो स्टेट है एंड जो सिटीजन्स है वो जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किस चीज में? अपॉर्चुनिटी में। जो स्टेट है वो क्या नहीं कर सकती? डिस्क्रिमिनेशन करती, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये जनरल रूल है कि सबको समान अधिकार मिलेगा नौकरी लेने का सरकारी। पर उन्होंने फिर एक्सेप्शंस डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या क्या डाल दिए? वही सेम चीज, SC ST OBC एंड EWS का। समझ इस चीज को? फिर आपका आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब हमारे आपको पता है कि आज़ादी से पहले काफ़ी वो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो इस चीज़ को अबॉलिश करने के लिए इस चीज़ को हमें अपने फंडामेंटल राइट्स में डालना पड़ा कि भाई अनटचेबिलिटी चीज़ ऐसी कोई चीज़ है नहीं। समझ गए ना? abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. ठीक है, फिर आता है abolition of title. Abolition of title जैसे सिर्फ देखो इसमें एक एक्सेप्शन है, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल को छोड़ के जितने भी टाइटल्स हैं वो abolished है। पहले क्या क्या मिलते थे? राजा, महाराजा, राय बहादुर, ठीक है, और कई सारे आगे नाम के आगे प्रीफिक्स लगाए जाते थे, वो टोटली क्या कर दिए गए हैं? वो एबॉलिश कर दिए गए हैं। ठीक है, किसको छोड़ के? सिर्फ मिलिट्री एंड एकेडमिक को छोड़ के। मिलिट्री जैसे आगे क्या क्या लगता है हमारे मिलिट्री में? ब्रिगेडियर लगता है, मेजर, लेफ्टिनेंट। एकेडमिक में जैसे डॉक्टर, लेक्चरर। ठीक है, सो ये हम प्रीफिक्स क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। सो आज हमने क्या डिस्कस करा है इसके अंदर? एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या उठाएंगे इसके अंदर? आर्टिकल 19, 20, 21, 22, 23, राइट टू रिलीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या क्या इसका कौन से पार्ट में है? ये पार्ट 3 में गिवन है। सबसे पहले कहाँ गिवन है? ये हमारा पार्ट 3 में गिवन है। कहाँ से लिया हुआ है हमने? यूएसए से लिया हुआ है। इसको क्या कहा है मैंने? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला है हमने इसको। ठीक है, कौन सी आइडियल दिखाता है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को शो करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को शो करता है। ठीक है, ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। ये क्या है? जस्टिसिएबल इन नेचर है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है? ठीक है, कई जगह क्वेश्चन आए हैं। जुडिशरी हो गया, यूपीएससी हो गया, एंट्रेंस क्लासेस हो गया, एपीयू हो गया, बहुत चीज़ हो गया इसके अंदर। सो क्या कर सकती है फंडामेंटल राइट्स अमेंड? वो तो फंडामेंटल राइट है, सब लगाते हैं नो नो नो, दे कैन नॉट अमेंड। सो उसमें 3 आते हैं हमारे ऑप्शन, यस,
नो, यस, बट विदाउट changing the basic structure and cannot be determined. So आंसर हमेशा लगेगा yes, yes, but without changing the basic structure of the constitution और basic structure of the fundamental right. तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है. सो आज के लिए क्लास में इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में हम 19 आर्टिकल 19 से स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.